सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाफ ईयरली सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में हाफ ईयरली सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। देखिए, पहले तो आपको कंप्यूटर जनरेशन को अच्छे से पढ़ना है कि कंप्यूटर जनरेशन कब से कब आई थी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स थी। पहली जनरेशन जिसमें हम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन जो हमारी हुई, उसका जो हमारी सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 तक हो, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे थे। हमने ट्रांजिस्टर देखे थे, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। उसके बाद हमने थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में 1964 से 1971 तक, जिसमें हम आईसी का यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये सभी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती थी। फोर्थ जनरेशन में आने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लगे। और आज जो हम कंप्यूटर, हमारी 5th जनरेशन है 2010 से जो स्टार्ट हुई है, उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। माइक्रो प्रोसेसर्स ये भी होते हैं, इनमें ही माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाता है। अब कंप्यूटर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करें। द फादर ऑफ कंप्यूटर, एज वी ऑल नो, द फादर ऑफ कंप्यूटर मिस्टर चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि आजकल कंप्यूटर बन रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर है, उनकी है एलन ट्यूरिंग। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया था कि कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन होगा, हमारा कंप्यूटर कितना स्मॉल होना चाहिए, मॉनिटर कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये बेसिक आर्किटेक्चर कम दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने 1947 में। फर्स्ट प्रोग्रामर, जो हमारे कंप्यूटर के फर्स्ट प्रोग्रामर थे, जिन्हें फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था, तो वो लेडी एडा लोवेलेंस था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिएक था, जो कि 1946 में बनाया गया था बाय जेपी एक्वर्ड। देखिए, अब कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था जो कंप्यूटर, उसमें माउस लकड़ी का था, कीबोर्ड नहीं था, तो ये वो अलग था। लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एनिएक था, और वो जेपी एक्वर्ड और JW माउसली के द्वारा बनाया गया था। द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़ इंट्रोड्यूस, जो पहला कंप्यूटर जो घर के लिए, ये सब कंप्यूटर बहुत बड़े थे जो घरों के लिए यूज़ नहीं होते थे, होम यूजेस में नहीं थे, लेकिन जो होम यूज़ में कंप्यूटर बने तब वो IBM कंपनी द्वारा बनाए गए थे। अब हम कंप्यूटर के गुण के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या खासियत होती हैं, विशेषताएँ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो कंप्यूटर की विशेषता, पहली तो स्पीड, बहुत स्पीड में काम करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर गलती नहीं करता। स्टोरेज, बहुत अच्छी स्टोरेज होती है, इसमें कितना कुछ भी स्टोर किया जा सकता है। इंटेलिजेंस होता है इसके अंदर, वर्सटैलिटी होती है, ऑटोमेशंस होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स की गुण होते हैं। तो ये कंप्यूटर के गुण होते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन, बहुत ही लगन के साथ कंप्यूटर काम करता है। मान लो कि हमें इससे कहते हैं कि एक ही नाम को 1000 बार टाइप कर दे तो वो कर देगा। हम जितने चाहे डिजिट्स को उसमें काउंट करवा सकते हैं, तो बिना बोर हुए, बिना कोई ऑब्जेक्शन के वही काम कर सकता है 1000 बार। तो वर्सटैलिटी इसके अंदर होती है, मतलब ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, आधुनिक होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो कि 6 प्रकार के होते हैं: स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी एंड ऑटोमेशन। अब जैसे कि हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप भी होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, हैंडल कंप्यूटर, PDA भी कहते हैं इन्हें, और पेरिफेरल, ये 3 प्रकार के होते हैं। Now, what is peripheral devices? There are many peripheral devices. चलिए पहले पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। द पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनैलिटी। अब कंप्यूटर के अंदर हर प्रकार के काम करने के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए हर प्रकार की डिवाइसेस लगाई जाती हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली लगाई जाती हैं। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर और प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। अब देखिए मेमोरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर में मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं: कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी। अब देखिए, कैशे मेमोरी वो होती हैं जो कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं तो एक रिकॉर्ड कंप्यूटर बना लेता है कि हमने ये फाइल ओपन की है, वो फाइल ओपन की है, तो वो कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन
स्पीड अप CPU, इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। अब हमने कोई प्रोग्राम खोला, अब हम उसी प्रोग्राम को बंद करते हैं और बाद में वो प्रोग्राम बहुत जल्दी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर, कोई हमने एक्सेल खोला बड़ी देर में खुलता है, लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम उसे ओपन करने पे बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो यही काम कैश मेमोरी करती है, उसी एक्ट को हमारे उसी टास्क को सेव कर लेती है और दोबारा जब भी हम कंप्यूटर उसी प्रोग्राम को ऑन करते हैं तो वो जल्दी काम करने लगता है। अब रैम करते हैं। रैम इज एज वी ऑल नो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इज अ प्लेस इन कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड डाटा इज करंट यूज एंड कीप। ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें डाटा बहुत समय के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन जो रोम होती है, एज वी ऑल नो रीड ओनली मेमोरी, जो कि मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। अब एक बार हम फुल फॉर्म्स को रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम गूगल का फुल फॉर्म जानते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू का देख लेते हैं, येट अनदर हियरार्चिकल ऑफिस ऑरेकल। विंडो का देखते हैं, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये विंडो का फुल फॉर्म है। ऐसे ही कुछ और फुल फॉर्म देखते हैं। कंप्यूटर का एज वी ऑल नो कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। इसके दो फुल फॉर्म्स होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं और दूसरा अगर आपको याद है तो वो भी। PDF का कर सकते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पैन का कर सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। सिम जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसका भी एक फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ATM जिसमें हम पैसे निकालने जाते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वाईफाई का एज वी ऑल नो वायरलेस फिडेलिटी। वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। IMEI वो नंबर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सिम किसके नाम पे है और अभी कहाँ पे है। हर सिम का एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। HDMI कंप्यूटर की वो केबल होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को हमारी LED से कनेक्ट कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। UPS हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर में अगर UPS लगाओ तो कंप्यूटर पावर सप्लाई पावर कट होने के बाद भी हमारा कंप्यूटर जल्दी बंद नहीं होता, ये कुछ समय के लिए रुक जाता है जिससे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब VPN एक नेटवर्क होता है, ये एक प्रकार का उधार नेटवर्क होता है। मान लो कि हम इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो एक VPN नंबर वर्चुअल प्राइवेट नंबर क्रिएट होता है जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि हम इंडिया से इंटरनेट चला रहे हैं। तो ये इंटरनेट की आइडेंटिटी होती है। अब रोम को फुल देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी। VGA का वर्चुअल वीडियोग्राफिक अरे, ये भी एक केबल होती है जो हमारे कंप्यूटर में पीछे लगी होती है, जिससे हम मॉनिटर को और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं डेस्कटॉप में। LED जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं, लाइट इमिटेड डायोड। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD जो कि हम पुराने यूज़ करते थे, आज हम LED यूज़ करते हैं। LCD बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी है। GPS हम जानते हैं, जिससे हम अपने लोकेशन शेयर करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPS भी जानते हैं, GPS के हम ट्रैक करके किसी की भी लोकेशन पता कर सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। OTG वो इक्वाइपमेंट होती है या कह वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम पेन ड्राइव को हमारे मोबाइल में इंसर्ट कर सकते हैं या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। OTG का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। DVD का देख लेते हैं। DVD जो कि स्टोरेज डिवाइस होती है। डिजिटल वीडियो डिस्क। GSM जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड जो सिम है, सिम दो प्रकार की होती है, CDMA और GSM सिम वो होती है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में हम चला सकते हैं, स्मार्टफोन में चला सकते हैं, लेकिन CDMA सिम एक दूसरे प्रकार के मोबाइल में ही चलाई जा सकती है जिसमें GSM ऑपरेट नहीं हो सकता। तो GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डेल जो कि हमारा लैपटॉप कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। SR ये भी एक कंपनी है कंप्यूटर लैपटॉप बनाने की। एक्वाइजिशन, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन। OS ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी जानते हैं, विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो विस्टा, विंडो ब्लैक विंडो, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर चलाते हैं। विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेट का भी एक फुल फॉर्म होता है डे एंड टाइम एवोल्यूशन। ओके का होता है ऑब्जेक्शन किल्ड।
तो हमारे यहाँ फुल फॉर्म्स एंड होते हैं। अब एक बार इंटरनेट का देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड कलेक्शन मैनी सर्विसेज एंड रिसोर्सेज विच बेनिफिट अस टू वेरियस वेज। अब इंटरनेट कनेक्शन का भी एक कनेक्शन होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं और जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं और जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इंटरनेट एक माध्यम होता है जिससे एक कंप्यूटर बहुत से कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। अब इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है? इंटरनेट से हम फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, फॉर वेब सर्विसेज, ऐसे हम वेब सर्विसेज ले सकते हैं, हम कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। अब इंटरनेट यूज़ करते हैं हमें कौन सी चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। कीप योर आइडेंटिटी सेफ़, कभी किसी आइडेंटिटी हमें रखनी चाहिए सेफ़। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीवन, किसी को दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ऐसा कई बार होता है कि इंटरनेट पे हम अपनी पूरी जानकारी किसी को दे देते हैं और वो उसका गलत यूज़ हम कर सकते हैं। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, हमारा पासवर्ड कभी भी इंटरनेट पे किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा ATM पासवर्ड हो, ईमेल पासवर्ड हो, फेसबुक पासवर्ड हो और कोई भी सोशल नेटवर्किंग का पासवर्ड। लर्न अबाउट कॉपीराइट्स, हमें कॉपीराइट चीज़ें दूसरों की यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर में ऐसी कई वेबसाइट पे कई ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जो कि हम अपने वॉल पे नहीं लगा सकते, कमर्शियली उनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइट होती हैं और उस पर केस हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, तो भी आपको ये पढ़ना है कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर सिस्टम नाम की कंपनी ने बनाया था और ये एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। BBN कंपनी के थ्रू क्रीपर सिस्टम, इस वायरस का नाम था क्रीपर सिस्टम और जो कि BBN टेक्नोलॉजी ने बनाया था US में। और जो कि पहला हमारा डॉस, जो कि हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब विंडो नहीं बनी थी तब हम डॉस पर काम करते थे, तो डॉस के लिए भी एक वायरस बनाया गया था जो कि उस वायरस का नाम था ब्रेन और 1986 में ये रिलीज़ किया गया था। अब दिस इज़ अ वे दैट इंटरनेट वायरसेस कैन एंटर इन योर PC बाय द रिसोर्सेज। कैसे आ सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट से, डाउनलोड करने से, CD DVD लगाने से, पेन ड्राइव लगाने से, इन तरीक़ों से वायरस हमारे कंप्यूटर्स में आ सकते हैं। व्हाट डज़ द कंप्यूटर वायरस डू? कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं? हमारी फाइलों को डुप्लीकेट करके हमारी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, हमारे PC को किसी दूसरे के अंडर कर सकते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो सभी डिलीट कर सकते हैं, हमारी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकते हैं, हमारे पूरे कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ये इस प्रकार के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं और ये कुछ फेमस वायरसेस है जो कि काफ़ी फेमस थे और उन्होंने काफ़ी तबाही भी मचाई थी। तो ये नाम तो आपको पता होगा, जोनाथन जेम्स। ये एक 15 साल का लड़का था जिसने नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की कंपनी है नासा, जो कि स्पेस सैटेलाइट्स बनाती है और बहुत सी चीज़ें जो स्पेस रिसर्च में काम आती हैं वो सब बनाई जाती हैं नासा के द्वारा। एक 15 ईयर्स बॉय ने, ये लड़के ने एक नासा कंपनी को हैक कर लिया था। हैक करने के बाद उसकी 3000 मैसेजेस, ID, पासवर्ड वहाँ के लोगों का सभी इसने स्टील कर लिया था, चुरा लिया था। अब हम 13 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसलेटर? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, अ ट्रांसलेटर इज़ अ कंप्यूटर program that translate a program written in a given programming language into a machine language without losing the functions। अब ट्रांसलेटर होते हैं वो हमारी जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं जिससे हम मुझे समझ सकें, फिर वही लैंग्वेज को जो हमने बनाई है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे कंप्यूटर समझ पाता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें क्या करना है। अब फंक्शंस होते हैं, ट्रांसलेटर के फंक्शंस भी होते हैं। Translating the high-level languages programming into a machine-level programming, providing diagnostic message, detecting and reporting the errors during the translation। अब यह क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, जो कि हमने लैंग्वेज में लिखा है। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को हम जो यूज़ करते हैं, हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ते हैं, जैसे जावा चाहिए पड़ता है, हमें C++ चाहिए पड़ता है, हम भी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं और जब ट्रांसलेट इसे करते हैं तो ये ट्रांसलेटर मतलब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब लो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम होता है ट्रांसलेटर का, यही सब ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये आपको डायग्राम से समझ में जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो कि हम जानते हैं बाइनरी नंबर्स में होते हैं 10 10 0 0, ओनली 1 और 0 उसमें डिजिट होती हैं। अब देखिए ट्रांसलेटर के जो है उसके कई दो प्रकार होते हैं, एक तो इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है।
ट्रांसलेटर के दो प्रकार होते हैं, मतलब दो प्रकार से हम कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब जो कंपाइलर का यूज़ होता है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स रोज कोड रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर। अब ये क्या होता है कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है लैंग्वेज में, वो किसी भी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलर के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। आप कंपाइलर में तो आप पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर होता है पहले वो एक लाइन करता है, फिर 2 लाइन करता है, फिर 30 लाइन करता है, तो ये बहुत टाइम ले लेता है। तो इंटरप्रेटर का यही काम होता है, इसमें लाइन बाय लाइन होता है। लेकिन इंटरप्रेटर का यूज़ करने से क्या हमें पता चल जाता है कि पहली लाइन में अगर एरर है तो वो ट्रांसलेट नहीं होगा, तो ये हर लाइन बाय लाइन बता देता है। लेकिन अगर हम कंपाइल करते हैं तो पूरा प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हमें एरर बताता है, तो ये ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये इसका एक डिफरेंस है बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का, इसे आप एक बार रिव्यू कर लें। और इसके साथ भी आपको एक डायग्राम बनाने को दिया जाएगा। इसमें हम साथ में एक प्रोजेक्ट भी रख रहे हैं, जो कि 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 40 नंबर की थ्योरी रहेगी। प्रैक्टिकल में आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, आपको एज इट इज़ डायग्राम बना के उसकी फ़ोटो खींच के भी आपको सबमिट करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड।